नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्थान ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों पर हुए हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमला ज़ायोनी और अमेरिकी दुश्मनों की साजिश है और ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौतों और एनपीटी का खुला उल्लंघन है। ईरान का कहना है कि यह बर्बर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए की चुप्पी और मिलीभगत के बीच हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इन हमलों की जिम्मेदारी लेने पर ईरान ने कड़ा एतराज भी जताया और हमला उन साइट्स पर हुआ जो आईएईए की निगरानी में है। अब ईरान की ओर से वैश्विक स्तर पर जवाबी कदम की आशंका जताई जा रही है। और ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर एक कड़ा बयान जारी करते हुए अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने इस सुबह की घटनाओं को अपमानजनक और खतरनाक बताया और कहा कि इसके परिणाम हमेशा के लिए होंगे। अरागची ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अमेरिका के अराजक और आपराधिक व्यवहार पर चिंता जताने की अपील की है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाने के संकेत दिए हैं। और वहीं मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र रेडियो महोत्सव और आशा रेडियो गौरव पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस ने रेडियो की महत्ता पर गहरी बात कही है और उन्होंने कहा कि जब दुनिया केवल 1D यानी सिर्फ आवाज हुआ करती थी, तब रेडियो में हमारे व्यक्ति को स्वर दिया और जो है सीएम ने तकनीकी और संस्कृति पर इस दौरान जोर दिया है और कहा कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम किया और उन्होंने रेडियो को एक ऐसा माध्यम बताया जो बिना दृश्य के भी दिलों तक पहुंचता है। फडणवीस ने नई तकनीकों की चर्चा भी की इस दौरान और कहा कि 3D और 4D के दौर में भी रेडियो की ताकत कम नहीं हुई है। कार्यक्रम में रेडियो के योगदान को लेकर भावनात्मक माहौल भी इस दौरान देखने को मिला। तो फडणवीस ने रेडियो संस्कृति पर जोर दिया और कहा रेडियो हमारी आवाज बना और इस दौरान उन्होंने रेडियो ने विरासत और भावनाएं सहेजी है ये भी कहा है। तो आपको बताते चले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 1D युग से शुरू हुई अभिव्यक्ति की यात्रा और सीएम ने तकनीक और संस्कृति पर इस दौरान जोर दिया। और वहीं मेघालय की राजधानी शिलांग से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को शिलांग की जिला सत्र अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी कि न्यायिक रिमांड दी गई है। शिलांग अदालत का यह बड़ा फैसला, अदालत ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सख्त कदम उठाया है। दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा जाएगा और आगे की भी जांच जारी है। मामले ने राज्य में हलचल मचा दी और अब सबकी नजर इस केस में आने वाले अगले कानूनी कदमों पर टिकी हुई है। सोनम और राज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। आपको बताते चले शिलांग अदालत का ये बड़ा फैसला सामने आया है। दोनों आरोपियों पर अब और सख्ती, जहां कड़ी सुरक्षा में रखे जाएंगे दोनों ही आरोपी। बढ़ते आगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर, जहां मलबा गिरने से सोनप्रयाग मार्ग बाधित और मलबा गिरने से सोनप्रयाग मार्ग जो है वो बाधित हुआ है। यात्रियों को करनी पड़ रही पैदल यात्रा, 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रशासन ने दी थी सतर्क रहने की अपील। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से यह खबर आपको बताते चले, जहां भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग मार्ग पर मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है और इसके कारण केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को करीब 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो है वो करनी पड़ रही है। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। साथ ही मौसम को देखते हुए यात्रा जारी रखने की अपील की है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर मौजूद है। रास्ता खोलने का काम भी जारी है। यात्रियों से अपील की गई कि मौसम की स्थिति देखकर ही यात्रा करें।
और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस ने कुछ अहम तस्वीरें जारी की है, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सिचुएशन रूम में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अमेरिकी सेना ने इजराइल ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ट्रंप और उनकी टीम इस सैन्य कार्रवाई से सीधे निगरानी कर रही थी इसकी, और इन तस्वीरों ने वैश्विक मंच पर नई बहस को जन्म दे दिया है और अब सभी की नजरें ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। एक और जानकारी अमित शाह के दौरे को लेकर, छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह रहने वाले 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ दौरा करेंगे। नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। विकास योजनाओं की भी जानकारी अमित शाह लेंगे। डीजीसीए ने मांगी एयर इंडिया ऑडिट रिपोर्ट, सभी निरीक्षणों की रविवार तक रिपोर्ट दें। डीजीसीए की तरफ से कहा गया है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा और 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह बताया जा रहा है नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के साथ साथ विकास कार्यों से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी लेंगे। डीजीसीए ने उड़ान संचालन निरीक्षकों से 2024 से एयर इंडिया के खिलाफ किए गए सभी निरीक्षणों और ऑडिट की रिपोर्ट रविवार तक सौंपने को कहा है। तो आपको बता दें अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद अहम और नक्सल को लेकर लगातार जिस तरीके के सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ऐसे में देखें तो अमित शाह कई बार नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए, समीक्षा करने के लिए, बैठक करने के लिए छत्तीसगढ़ जाते रहे हैं। और एक बार फिर ये बेहद अहम दौरा जहां बताया जा रहा है एक बार फिर वो इन चीजों को लेकर चर्चा और राय विमर्श कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमलानगर में आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया और उन्होंने गीता भवन और पंचायती भवन के द्वारा आयोजित इस आयोजन की सराहना की और कहा कि इसमें हजारों श्रद्धालु पूरे उत्साह और आस्था के साथ हिस्सा ले रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कामना की है कि भगवान की कृपा दिल्ली और पूरे देश पर बनी रहे। वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। और वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही जहां कांग्रेस मुख्यालय में आज अहम बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस मुख्यालय में आज अहम बैठक होने जा रही है और दोपहर 1 बजे से चर्चा शुरू होगी। 12 जिलों में होने वाले हैं पंचायत चुनाव। चुनाव आयोग अधिसूचना पहले ही जारी और राजनीतिक दलों ने अब इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून में आज कांग्रेस मुख्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाले इस बैठक में 12 जिलों के होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति तय की जाएगी और चुनाव आयोग पहले ही अधिसूचना जारी कर चुका है और अब बस सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां इसको लेकर तेज कर दी है। चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग की अधिसूचना पहले ही जारी और ऐसे में राजनीतिक दलों ने अब पूरी तैयारियां तेज कर दी है। तो कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक तमाम जो दल है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें,
अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और हमारे साथ अजय पांडे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, अब पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कसनी शुरू कर चुकी है, क्योंकि बहुत समय से इसका इंतजार था और इसको लेकर सियासत भी प्रदेश में काफी देखने को मिली है। अब कांग्रेस इसको लेकर बैठक करने जा रही है, क्या जानकारी? देखिए जी, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के लंबे समय से कवायद की जा रही थी और त्रिस्तरीय पंचायतों का जो कार्यकाल है वो नवंबर और दिसंबर में समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाए थे और वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी और प्रशासक भी ये सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब किसी चुनी हुई सरकार वहां की जिम्मेदारी संभालेगी, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और 2 चरणों में उत्तराखंड में ये पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण में 10 जुलाई को होगा चुनाव और दूसरे चरण में 15 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 19 जुलाई को मतगणना होगी। अब सभी राजनीतिक दलों की ओर से जो तैयारियां हैं वो तेज कर ली गई हैं। सभी राजनीतिक दल और संभावित जो प्रत्याशी हैं अब जो नामांकन की प्रक्रिया होगी, बाकी आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके तहत कवायद करेंगे। जो उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा है, ये दोनों राजनीतिक दल अब अपने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी रणनीति के बारे में बता रहे हैं कि वो उस क्षेत्र में अगर चुने जाएंगे तो किस तरह के उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, विधानसभा चुनाव में देखा, जहां उपचुनाव भी हुए, इस दौरान कहीं न कहीं हालांकि 1-2 जगह जरूर कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन फिर हाल वही रहा। अब पंचायत चुनाव में किस तरह की रणनीति बनानी होगी कांग्रेस पार्टी को कि फिर से जो खोई हुई साख है उसको वापस लिए जा सके? देखिए जो क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के कांग्रेस की जो रणनीति है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो काफी समय से तैयारी में जुटे हुए हैं और प्रयास यही है कि इस चुनाव में जीत हासिल की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस इस चुनाव के जरिए अपनी जो खोई हुई जमीन उसको पाने की कोशिश करेगी। खासतौर पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो काफी मायूस हैं चुनावी रणनीति, क्योंकि जब तमाम चुनाव होते रहे हैं उनमें उनकी हार होती रही है, तो ऐसे में इस चुनाव में वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत करके आए। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एक बड़ी बैठक भी कांग्रेस की होनी है और इस दौरान रणनीति तय की जाएगी। इसमें सारे वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के वो सभी मौजूद रहेंगे और रणनीति के तहत ये तय किया जाएगा कि आगामी दिनों में पार्टी की ओर से क्या प्रयास किए जाए कि जो जनता के बीच में जो अपनी प्रतिष्ठा है फिर से स्थापित की जाए। चुनावी रणनीति में तमाम जगहों पर जब तमाम चुनाव पहले हुए हैं उसमें हार हुई है, कैसे जीत में बदला जाए और जो तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो विजयी उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं उनको टिकट कैसे दिया जाए और कैसे ये आकलन किया जाए कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस की भी आज प्रदेश मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होगी। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी और कई सारे जो वरिष्ठ नेता हैं इस बैठक में शामिल होंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक और जानकारी सामने आ रही, पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी और भाजपा ने पर्यवेक्षकों की सूची भी जारी कर दी। समर्थित प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी बीजेपी और विधानसभा वार प्रत्याशी कार्यकर्ता तय। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी पंचायत चुनाव को लेकर। अब बीजेपी एक्टिव मोड में। तो देहरादून से ये खबर आपको बताते चले, पंचायत चुनाव की सरगर्मी इस वक्त प्रदेश भर में तेज है और जिस तरीके से देखे अधिसूचना जारी होते ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। हालांकि हम देखें, बीजेपी वो पार्टी है जो लगातार ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं और जनता इसी के बल पर हमें हर क्षेत्र में जो है अपना साथ देती है। पार्टी ने जिला पंचायत के लिए समर्थित प्रत्याशियों के नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए पर्यवेक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है और इसके साथ ही विधानसभा वार प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की सूची भी घोषित कर दी गई है। पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारियां वरिष्ठ और अनुभवी
कार्यकर्ताओं को सौंपी है ताकि जो संगठनात्मक रूप से है मजबूत रणनीति बनाई जा सके। तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से, और लगातार अजय पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, अब पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में है, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ अब बीजेपी अपनी जिम्मेदारी अपने वरिष्ठ नेताओं को सौंप रही है कि किस तरह से जो ये चुनावी रणभूमि में है इसमें उतरा जाए। देखिए, जो ही उत्तराखंड में 13 जिले है, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी काफी तादाद में जीत करके आते हैं। तो ऐसे में उनको समर्थित प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस और भाजपा अपने पक्ष में करना चाहती है, और उसके अलावा जो अपने पार्टी के सिंबल पर जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनके लिए किस तरह की रणनीति तैयार की जाए, ये काफी अहम रहता है। और जैसे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, वो हमेशा इस रणनीति में रहते हैं कि जनता से कैसे भाजपा के नेता सीधे कनेक्ट रहें, कैसे वो जनता के बीच में हमेशा पहुंचे। और यही वजह रही है कि हमेशा भाजपा की ओर से कार्यक्रम तय किए जाते हैं कि कौन कौन कार्यक्रम हैं जिनके जरिए जनता के बीच भाजपा के नेता पहुंचे, और वो लगातार इसी रणनीति के तहत जनता के बीच पहुंचते भी रहते हैं। जन समस्याओं का कैसे निस्तारण किया जाए और कैसे केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो योजनाओं के जरिए जनता को लाभ मिल रहा है, इसके बारे में जनता को बताया जाए। अब चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, इसमें जिला पंचायत का चुनाव होगा, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। तो इन तीनों चुनावों में, इन तीनों में कैसे अपने आप को सर्वोच्च साबित किया जाए और कैसे ये साबित किया जाए कि जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है, ये रणनीति सभी राजनीतिक दलों की ओर से बनाई जा रही है और भाजपा की ओर से भी इसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए, भाजपा की ओर से जो ही पहले से तैयारी थी, अपने प्रत्याशियों को लेकर के काफी कवायद की जा चुकी है। अब अंतिम दौर का फैसला करना है और कैसे इस रणनीति के तहत जनता के बीच भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचेंगे, ये भी रणनीति पहले से भाजपा ने अपनी तैयार कर ली। क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, पर्यवेक्षक पूरे क्षेत्र में रहेंगे, पूरे चुनाव अभियान के दौरान वो उसी क्षेत्र में रहेंगे और अपने प्रत्याशियों को कैसे जीत दिलाई जाए और कैसे प्रत्याशियों का फाइनल चयन हो, इस पर भी वो गंभीरता से चर्चा करने के बाद देश नेतृत्व को सौंपेंगे लिस्ट, और उस लिस्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। जी जी, यानी कि बीजेपी वो पार्टी है जो कहती है हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, और यही वजह है कि जनता जनार्दन हमेशा मेरा साथ देती है। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या वो तमाम जो योजनाएं और पैंतरे जो भी पार्टी की तरफ से जनता को जन जन तक पहुंचाने की बात कही जाती थी, अब इसका फायदा पंचायत चुनाव में कितना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी भी एक्टिव मोड पर पर्यवेक्षकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई, जो जनता के बीच रहेगी और प्रभावी उम्मीदवारों को जो है नजरों में जो जनता पर अपनी काबू और पकड़ बना सके उनको लेकर आएगी। और देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत एक हफ्ते में बड़ी कार्रवाई की है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हुड़दंग मचाने, ड्रंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 3,597 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की, और इस दौरान कुल 12,46,690 का जुर्माना भी वसूला गया, जिसमें 2,666 मौके पर चालान और 931 न्यायालय चालान शामिल है। वहीं 290 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं कि लाठी डंडा, शराब का अवैध परिवहन, स्टंट ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, काले फिल्म और हूटर लगे वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सभी थानों में अभियान लगातार जारी है।
और वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, देहरादून में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में अब तेज बारिश जो है वो शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून में मौसम ने अपनी करवट बदली और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया और इस बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है और खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वालों के लिए विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए ही सफर की योजनाएं बनाएं और बदलते मौसम के चलते शहर में ठंडक जरूर घुल गई है और लोगों को गर्मी से कहीं न कहीं निजात मिली है। और वहीं विज्ञान ने भले ही चांद और मंगल तक आज अपनी पहुंच बना ली हो, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी मानव बेबस नजर आता है। मौसम को लेकर हम जितने भी अनुमान लगाए, एक पल में बदलती प्राकृतिक दशा हमें याद दिला देती है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। कई बार किसी अनजान सहयात्री से बातचीत की शुरुआत हम मौसम के जिक्र से करते हैं। क्या शानदार मौसम है, कहीं कितनी गर्मी है, या फिर इस बार बारिश अच्छी होगी क्या? ये सवाल हमारे जीवन के सबसे सामान्य अहम हिस्से हैं, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज भी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी पहले से देता है। लेकिन ग्रामीण भारत आज भी लोग बात करें तो वहां आसमान की दिशा, बादलों की चाल और हवाओं की गति देखकर ही अनुमान लगाते हैं। हालांकि अब यह अनुमान और विज्ञान दोनों ही प्रकृति की वास्तविक ताकत के सामने फीके पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि देश भर में पिछले कुछ दिनों में प्रकृति के कहर से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, खासकर आकाशीय बिजली से। तो आज हम आपके सामने इसके होने वाले प्रभाव, नुकसान और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस तमाम पहलुओं को जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी। तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव। आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण न लें, समुदाय को जागरूक करें।
इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास न जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना वज्रपात। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।